मम्मा आप सो नहीं रही। मामू लेक्चर आया, मैं सो जाऊंगी। मम्मा ये आप इतनी टाइट है कि बहुत छोटी इसके टाइट। हेलो हेलो, एनीवन टेल कि आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। यस और मैम। स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ओके जी, तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी शहर बानो तारिक, एज यू ऑल नो माय नेम नाउ। आई एम परमानेंट लेक्चरर ऑफ साइकोलॉजी फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ साउदर्न पंजाब मुल्तान। एंड हम लोगों का ये जो एक महीने का समर मैम है वो जी जी मैम कुछ माइक्स ऑन है तो उनको म्यूट करवा दें, बहुत डिस्टॉर्शंस आ रही हैं। लेट मी डू इट प्लीज। जिस जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर लें। ओके जी, अब आवाज क्लियर है? यस मैम। ओके, तो न्यूरोसाइकोलॉजी का जो कोर्स है हम उसकी सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। ये कोर्स पीपीएससी के पेपर के हवाले से कितना इम्पोर्टेंट है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले ले। सीएसएस में पीएमएस के अंदर न्यूरोसाइकोलॉजी का 30% पोर्शन जो है वो इंक्लूडेड होता है। उसके सिलेबस में इसका मेजर रोल है, क्योंकि जो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर है, इसके अंदर ब्रेन, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये उसके मेजर पोर्शन ऑफ द सिलेबस में इंक्लूडेड है। पीएमएससी और सीएसएस, पीपीएससी, एफपीएससी, इनके एग्जाम में आई हैव बीन, क्योंकि मुझे अब इस फील्ड में हो गए हैं आफ्टर माय डिग्री 3 to 4 years, तो जितने भी मैंने टेस्ट दिए हैं उसमें मैंने एक चीज नोटिस की है कि 30 to 40% टेस्ट के अंदर न्यूरोसाइकोलॉजी का पोर्शन इंक्लूड होता है। इसके अलावा इसकी फील्ड की सिग्निफिकेंस अगर हम मेडिकल प्रोफेशन में देखें, क्योंकि मेरे इस कोर्स में 2-3 डॉक्टर्स ने एनरोल किया है, उनके लिए ये चीज है कि आप लोगों के लिए इस तरह बेनिफिट होगा कि रिसर्च के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरोसाइकोलॉजी मेडिकल प्रोफेशन के अंदर। रिसर्च के अलावा जो टेस्ट हैं न्यूरोसाइकोलॉजी रिलेटेड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसकी नोहा होगी आपको, वो सारी चीजें हम इन डिटेल इस कोर्स के अंदर इस एक महीने में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस कोर्स की आउटलाइन क्या होगी, इस कोर्स की जो आउटलाइन है उसमें हर चीज कवर की गई है रिगार्डिंग द एग्जाम्स, रिगार्डिंग द सब्जेक्टिव पेपर्स, रिगार्डिंग समबडी हु वांट्स जस्ट वांट टू हैव द नॉलेज। उसके लिए भी हम लोगों ने सारी चीजें, इसलिए इसको थॉरली इसकी आउटलाइन को डिजाइन किया गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे आउटलाइन, दिस इज द आउटलाइन जी, न्यूरोसाइकोलॉजी की आउटलाइन है ये। इसमें 17 लेक्चर्स हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है या सबसे पहला जो हमने मरहला कवर करना है वो देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल न्यूरोसाइंस एंड न्यूरोसाइकोलॉजी है।
ठीक है, कि कौन सी ऐसी हमारी साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी की कौन सी ऐसी सिग्निफिकेंस या इनका कौन सा रिलेशनशिप बनता है, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे अंदर। देन अगेन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ साइकोलॉजी है। आजकल जो भी रिसर्चेज हो रही है, मेजरली जो फोकस किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे भी, जो साइको सोशल मॉडल ऑफ द साइकोलॉजी को डिस्कस किया जा रहा है कि सिर्फ आपकी साइकी या सिर्फ एनाटॉमी इस चीज को इफेक्ट नहीं करती ह्यूमन साइकी को, जो सोशल पर्सपेक्टिव है, जो कल्चरल पर्सपेक्टिव्स हैं, वो भी किस तरह इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये तीनों चीजें मिलकर स्टडी करनी चाहिए साइकोलॉजी के अंदर। ये मॉडल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, किसने दिया ये मॉडल और इस मॉडल में है क्या क्या, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। देन देखें थर्ड टॉपिक के अंदर है डिटेल हिस्ट्री ऑफ द न्यूरोसाइकोलॉजी, फ्रॉम द ग्रीक से जहां से स्टार्ट हुई साइकोलॉजी और 21st सेंचुरी तक हम सारी साइकोलॉजी की, न्यूरोसाइकोलॉजी की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। देन अगेन वो अनाटॉमी वाली चीजें हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, नर्वस सिस्टम देखेंगे, हम ब्रेन को डिटेल से पढ़ेंगे, ब्रेन के कौन कौन से लोब्स जो हैं, पर्टिकुलरली कौन सा एग्जेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है और कौन सा ऐसा हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी कमी या ज्यादती की वजह से ह्यूमन का बिहेवियर इफेक्ट होता है। ठीक है, अब ह्यूमन का और ब्रेन का और इंसान की साइकी का अगर हम रिलेशनशिप देखें तो इसकी रिसर्चेस इतनी हैरानकुन है कि जो आपकी इवन आई है ना, उस पे भी साइकी का इफेक्ट है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द रिसर्च के जो टाइप ए पर्सनालिटी है, अगर किसी को नहीं पता तो आई विल इलैबोरेट कि टाइप ए पर्सनालिटी वो होती है जो बहुत विजिलेंट होती है। साइकोलॉजी के अंदर ये टर्म यूज की जाती है कि टाइप ए पर्सनालिटी बहुत कॉम्पिटिटिव होगी, वो एंग्शियस होती है, दे वांट टू बी द परफेक्ट। ठीक है, और टाइप बी पर्सनालिटी होती है जो इसके अपोजिट होती है, वो बहुत ज्यादा काम है, दे आर इजी गोइंग एंड दे आर ओके विद एवरीथिंग। बट जो टाइप ए पर्सनालिटी है वो बहुत ज्यादा विजिलेंट होती है। और टाइप ए पर्सनालिटी किस तरह आपकी आई को, आपके रेटिना को इफेक्ट करती है, दिस इज जस्ट द रिलेशनशिप एंड दिस इज हाउ द इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ द न्यूरोलॉजी एंड साइकोलॉजी। जो हमारे ब्रेन, हमारी आई का पार्ट है रेटिना, अगर टाइप ए पर्सनालिटी का कोई बंदा है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है उस चीज की, तो उसकी वजह से उसके रेटिना के नीचे एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है या वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बल्जेस बन जाते हैं आपकी आई में, जिसको हम दाने लेमन लैंग्वेज में कहते हैं कि वो बनना शुरू हो जाता है। तो आप ये देखिए कि सिर्फ उसकी पर्सनालिटी की वजह से उसकी एनाटॉमी पे फर्क पड़ रहा है। इसी तरह हमारा डोपामीन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो किस तरह जो बॉडी की फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब कर देता है। डोपामीन ज्यादा हो जाए तो डिस्टर्ब, डोपामीन कम हो जाए तो डिस्टर्ब हो जाता है ह्यूमन बिहेवियर। तो ये सारी चीजें हिस्ट्री में भी देखी गई कि किस तरह ग्रीक फिलोसोफर्स ने इस चीज को नोटिस करना शुरू किया। कौन कौन से ऐसे फिलोसोफर्स आए, हिपोक्रेट्स से ये कहानी शुरू हुई कि उसने फ्लूइड्स दिए कि ये बॉडी फ्लूइड्स हैं, इस तरह की पर्सनालिटी जो है उनको हम ये कहेंगे। ये सारी बातें हम हिस्ट्री में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बताने का मकसद आपको ये है कि इतना इनका सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है न्यूरोलॉजी का और साइकोलॉजी का, और इसलिए इस कोर्स की सिग्निफिकेंस भी वाइस वर्सा उतनी ही ज्यादा है, क्योंकि हमारी हमारी फंक्शनिंग, हमारा बेसिकली साइकोलॉजी को पढ़ने का मकसद क्या है कि हमने बिहेवियर को स्टडी करना है। ठीक है, तो बिहेवियर को जो जो चीज अफेक्ट कर रही है हमने वो स्टडी करनी है। तो वन ऑफ द मेजर जो चीज अफेक्ट करती है बिहेवियर को वो न्यूरोसाइकोलॉजी है, मतलब न्यूरोलॉजी है। हमारी एनाटॉमी है, हमारा किस तरह हम बोलते हैं, किस तरह हम अपनी कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, किस तरह हमारी कोग्निशन है, कौन सा हेमिस्फेयर हमारी कौन से पार्ट को कंट्रोल कर रहा है और कौन से हेमिस्फेयर की वजह से हम क्रिएटिव हैं, किस वजह से हम लोग लॉजिकल थिंकिंग करते हैं। ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है और हम एक इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हाउस ऑफ डीप साइकोलॉजी में सारी चीजें बहुत प्लान करके दी जाती हैं। तो इस तरह के कोर्सेज को लेने का मकसद जो है वो ये होता है कि आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस दी जाए, स्पेसिफिकली टेस्ट के हवाले से गाइडलाइंस दी जाए। और टेस्ट के हवाले से गाइडलाइंस आप खुद भी कर सकते हो, इंडिविजुअल खुद भी कर सकता है, लेकिन इस तरह के कोर्सेज का जो मैंने भी अटेंड किए, जो मुझे फायदा हुआ, आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस, कि आपको चेक एंड बैलेंस रहता है। यू आर बाउंड टू अटेंड दिस कोर्स फॉर द 1 आवर, आप बाउंड हो कि आपने फी पे की है एंड यू हैव सर्टेन प्लेटफॉर्म, आपने अपेयर होना है और आपको मौका मिल रहा है लर्न करने का, आपको नॉलेज मिल रहा है। ठीक है, तो आप वो चीज कर लेते हो जब आप कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस। इसीलिए स्कूल सिस्टम या यूनिवर्सिटी सिस्टम डिजाइन किए गए हैं कि कुछ ना कुछ जो है एक चेक एंड बैलेंस की वजह से बच्चे सीख के जाते हैं।
तो हमारे इस कोर्स का और हमारे इस इंस्टीट्यूट का भी यही मकसद है कि हम बच्चों को जितना मैक्सिमम बेनिफिट है वो प्रोवाइड कर सके अपने नॉलेज के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। तो न्यूरोसाइकोलॉजी को भी हमने इसीलिए डिजाइन किया कि इस कोर्स की जो अहमियत है वो आजकल ज्यादा बढ़ गई है, 21st सेंचुरी में ज्यादा बढ़ी है ऑफ कोर्स। और इसकी जो मेडिकल फील्ड में और दूसरे प्रोफेशंस में से इसकी सिग्निफिकेंस है, हम उसके लिए भी इसको डिजाइन किया गया। और बैक टू द ब्रेन अगर हम आए, तो ब्रेन के स्ट्रक्चर्स, लोब्स किस तरह अफेक्ट करते हैं, हम इसको पढ़ने के बाद हम न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हार्मोन्स, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, यू विल सी एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो के किस तरह हमारे कुछ हार्मोन्स हैं, अगर वो इम्बैलेंस हो रहे हैं तो वी आर गोइंग टू बी डिस्टर्ब्ड ऑटोमेटिकली। अगर वो हार्मोन बैलेंस हो गया है थ्रू मेडिसिन, थ्रू एनी काइंड ऑफ थेरेपी, तो आपका फंक्शनिंग नॉर्मल हो जाएगी। दिस इज हाउ द ह्यूमन बॉडी इफेक्ट द ह्यूमन साइकी, और ह्यूमन साइकी इफेक्ट द ह्यूमन बॉडी, वाइस वर्सा रिलेशनशिप चलता है। ये भी चीज हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज किस तरह इफेक्ट करती है। अच्छा, ये उसके बाद मेथड्स ऑफ स्टडिंग द ब्रेन है, न्यूरो इमेजिंग ऑफ द ब्रेन स्कैन्स है, ये सारी हमारी टेक्निक्स हैं जिसको हम रिसर्च मेथड्स भी न्यूरो साइकोलॉजी के कहते हैं, ये देखेंगे। न्यूरो बायोलॉजी ऑफ द इमोशंस है, ये पढ़ेंगे। इमोशनल थ्योरीज पढ़ेंगे। स्लीप हो गई जी, लर्निंग है, लर्निंग को डिस्कस करेंगे। अच्छा, लर्निंग को डिस्कस करने के बाद मेमोरी, हमारी मेमोरी का, हमारी कोग्निशन किस तरह न्यूरोसाइकोलॉजी में एक रोल प्ले करती है, या न्यूरोसाइकोलॉजी में इसकी क्यों इतनी अहमियत है, ये चीज हम देखेंगे। methodologies and strategies of the research in neuropsychology, neurobiology of the, फिर हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की न्यूरोबायोलॉजी देखेंगे, जिसमें इसके वन ऑफ द मेजर जो डिसऑर्डर है वो स्किज़ोफ्रेनिया है, कि किस तरह कौन कौन से इसके 8 सिम्टम्स होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम कौन कौन से हैं, इस तरह के जो इसके सिम्टम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। या कोई भी इस तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो कि बायोलॉजी की वजह से, जो कि ह्यूमन बॉडी में कुछ इस तरह की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से कॉज होता है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देन जी न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट और टेस्ट हैं वो डिस्कस करेंगे इन डिटेल, जिसको हम रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो वर्ल्ड वाइड रिसर्चेस हैं, वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज हैं, वो कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर रही हैं, कौन कौन सी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इस चीज को एनहांस किया जा रहा है, कि न्यूरो साइकोलॉजी को इवन अलग सब्जेक्ट कब करार दिया गया, ये चीज भी हम डिस्कस करेंगे। इवन अब पीएचडी होने लग गई है इस सब्जेक्ट के अंदर, और पहले तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में होती ही थी। क्लिनिकल साइकोलॉजी की सब डोमेन जो है बनती है, ये सारी अप्लाइड की बनती है न्यूरो साइकोलॉजी। तो इसकी सारी सिग्निफिकेंस, इसकी रिसर्च नॉट ओवर इन द पाकिस्तान, बट हम इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे अपनी वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली इस चीज को देखेंगे। तो ये जी हमारी ब्रीफ और डिटेल्ड आपकी एक आउटलाइन जो मैंने डिजाइन की है, इसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, ठीक है। और इसको हम लोग इसी जिस तरह ये आउटलाइन आपको दिखाई गई है ना, इसी तरीके से हम टॉपिक्स कवर करेंगे। तो ये चीजें अगर किसी को चाहिए हुई तो हम लोग नोट्स वगैरह तो ऑब्वियसली प्रिपेयर करेंगे, आपके साथ सारा मटेरियल प्रिपेयर होगा। अच्छा, आउटलाइन मैंने डिस्कस कर ली, कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं इस कोर्स के। वो ये हैं कि जो जो बच्चे फीस दे चुके हैं उनकी अलग ग्रुप बन गया है, उनके साथ हमारी एक अलग डीलिंग होगी। और जो डेमो में कुछ बच्चे हैं उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि अगर आप इस कोर्स में आते हैं तो देन यू विल बी हैव चेक एंड बैलेंस, ठीक है। और इस कोर्स में एनरोल होने का ये फायदा है, इस इंस्टीट्यूट में एनरोल होने का ये फायदा है कि आपको डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन आपको शेयर करते रहते हैं वॉइस, मतलब डेली बेसिस पे। तो इस कोर्स में जो बच्चा एनरोल करेगा उसके लिए एक सर्टिफिकेट भी होगा, और सर्टिफिकेट वाला रूल जो है वो आपसे डिटेल में डिस्कस हो चुका है कि 70% जो बच्चा अटेंडेंस शो करेगा उसको दिया जाएगा। और उसको भी क्यों दिया जाएगा, उसका भी सबसे पहले टेस्ट होगा, उन बच्चों का टेस्ट होगा जो एनरोल होंगे। और अगर उनके 70+ मार्क्स हैं और उनकी 70% अटेंडेंस है तो उनको जो कोर्स का सर्टिफिकेट है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज इसका बेनिफिट होगा कि आप इन चीजों को अपने सीवीज के अंदर, आपका बड़ा अच्छा एक सीवी के अंदर इसका रोल जाएगा। और दूसरा ये कि अगर कोई बच्चा एब्सेंट हो रहा है तो वो पहले इन्फॉर्म करेगा। हाँ, कई रीजंस हो जाते हैं कि आपकी रूटीन में इस तरह की कोई हैपनिंग है, आपको जाना पड़ गया है,
तो आप पहले इन्फॉर्म करेंगे, और अगर आपने इन्फॉर्म किया हुआ देन वी विल प्रोवाइड यू रिकॉर्डेड लेक्चर। और अगर कोई बच्चा इन्फॉर्म नहीं करेगा उसकी एब्सेंट मार्क होगी और उसको रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं दिया जाएगा। तो आपने अगर किसी दिन किसी ने कोई ऑफ करना है, कुछ कोई इस तरह का इशू हो जाता है, तो आपने पहले इन्फॉर्म करना है ताकि हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर सकें। और साथ साथ आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करती रहूंगी मैं। नोट्स में हम लोगों ने जो जो चीजें पढ़ेंगे वो नोट्स के अंदर डिस्कस होंगी। और लेक्चर के जो 15 मिनट्स हैं उसमें हम क्वेश्चनिंग भी लेंगे, जो जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों के, जो जो क्वेरीज होंगी उसको भी कैटर करेंगे। ये कुछ जनरल रूल्स हैं। अपने क्वेश्चंस आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो हम लास्ट 15 मिनट्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जरा इस पे फोकस करें कि न्यूरो साइकोलॉजी के कोर्स को, अगेन मैं आपको बात क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी के एग्जाम के अंदर 30 to 40% इसके इंटरव्यूज आते हैं। एसपीएससी के अंदर इसका मेजर पोर्शन है। सीएसएस पीएमएस के अंदर पीपीएससी का तो आपको पता होगा कि 80% जो है वो सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट होता है। तो आप अगर ये अच्छे तरीके से कैटर कर लेते हो इन सारी डोमेन्स, न्यूरो साइकोलॉजी, क्लिनिकल की, अप्लाइड की, सोशल साइकोलॉजी के डोमेन्स को कर लेते हो कवर, तो आपका टेस्ट इजीली पास हो सकता है। तो इसलिए आपकी 30% की तैयारी जो है वो इस कोर्स के अंदर मैं करा दूंगी, इस चीज की आपको श्योरिटी है। ये एग्जाम स्ट्रेटजीज मैंने मेंशन की हैं कि सबसे पहले जी आपका माइंडसेट मैटर करता है कि आपने अगर तैयारी करनी है तो यू विल स्टडी। कुछ बच्चे होते हैं जो जस्ट फॉर द फन कोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं, उनके लिए भी मेरा पैगाम है कि आप अगर जस्ट फॉर द फन किया है तो फिर भी अपने जो बुक्स नोट्स चीजें हम बताएंगे आप अगर उनको नोट कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा आगे टेस्ट के अंदर। मेरिट पे आने के लाइन नंबर यार अ, हसन नंबर मिला। आपकी माइक ऑन है, लतीफ काइंडली माइक ऑफ कर लें। अच्छा, मेरिट के अंदर आप कैसे आ सकते हैं? बीपीएससी का, एफपीएससी का, सीएसएस का, पीएमएस का, तो सबसे पहले तो नॉलेज है जी। नॉलेज आपको जितना होगा, नॉलेज में कौन सी चीजें आ जाती हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी कब बनी? हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ डैश साइकोलॉजी कहा जाता है। या न्यूरो साइकोलॉजी का फादर कौन है? न्यूरो साइकोलॉजी पे कौन कौन से टेस्ट हैं? ये सारी चीजें, ये फैक्ट्स, कुछ डेट्स, इस तरह की चीजें, फैक्ट्स और फिगर्स जो है वो नॉलेज में आ जाएंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स एंड डीप अंडरस्टैंडिंग है, मेजर पोर्शन, मेरे अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ये है कि ज्यादातर अब पीपीएससी ने मेजरली कॉन्सेप्ट्स एंड डीप अंडरस्टैंडिंग पे एमसीक्यूज बनाना शुरू कर दिए हैं। तो इस चीज को आपने बहुत ध्यान से करना है। जो कॉन्सेप्ट्स आपको इस लेक्चर के अंदर कराए जाएंगे, मेक श्योर कि आप लोग उन चीजों को साथ साथ कवर करते जाएं ताकि आपकी साथ साथ 30% तैयारी ऑफ द पीपीएससी टेस्ट हो जाएगी। बाकी रह गई वो दूसरी तैयारी, तो वो आप लोग साथ साथ करते जाएं, अपने 30% को भी साथ साथ कवर करते जाएं, अपने नोट्स बनाते जाएं, जो नोट्स शेयर करेंगे। कुछ चीजें हमने इसीलिए हाईलाइट रखी हैं कि बच्चों के लिए आसानी हो कि वो हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे से पढ़ सकें। आपका मेरिट जीन दो बेसिस पे बेस करता है, ठीक है। अब आ जाएं अगर हम अपने इंट्रोडक्शन टू न्यूरोसाइकोलॉजी के कोर्स की ओवरव्यू। कोर्स है क्या जी हमारा, वो आउटलाइन मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस कर ली। आज जो चीजें हम कवर करेंगे वो बेसिकली मेजरली जो पॉइंट्स हैं वो न्यूरोसाइकोलॉजी और उसकी सिग्निफिकेंस पे होगा, और न्यूरोसाइकोलॉजी की कुछ जो हिस्ट्री है उसको हम कवर करेंगे। और हिस्ट्री का एक थोरो लेक्चर जो है, जो एक टाइमलाइन होगी हिस्ट्री की, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी। वो हमारा 3rd लेक्चर बनता है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज हम उसका ओवरव्यू देखेंगे। एंड देन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूरोसाइकोलॉजी इन हेल्थ केयर प्रोफेशंस। ये मैंने सिर्फ इसलिए डाला है कि कुछ हमारे मेडिकल प्रोफेशन के लोग आए हैं ताकि उन लोगों को क्लैरिटी हो कि इस कोर्स की उनको क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है उस चीज की, तो वो भी इस चीज से फायदा उठा सकें।
अच्छा जी, अगर हम आ जाएं न्यूरोसाइकोलॉजी पर, अपने असली मुद्दे पे आ जाएं कि न्यूरोसाइकोलॉजी होता क्या है। सबसे पहले तो जरा आप टर्म को तोड़ के पढ़ें कि न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी देखें कि ये दोनों क्या चीजें हैं। ठीक है, न्यूरोलॉजी क्या बला है? न्यूरोलॉजी बेसिकली हमारी एनाटॉमी है, वो फील्ड ऑफ द मेडिसिन है जिसमें हम एनाटॉमी, हमारे फंक्शंस ऑफ द ब्रेन, हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को डिस्कस करना है, उस चीज को स्टडी करना है। देन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का सबको, जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि ग्रीक वर्ड से निकला है, और साइकी मीन सोल और स्पिरिट, और इसका मतलब क्या है कि हमने अगर थॉरली साइकोलॉजी को देखें तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शन, स्पेशली दोज अफेक्टिंग द बिहेवियर इन गिवन कॉन्टेक्स्ट। वो चीजें हमने पढ़नी है जो हमारे बिहेवियर को इफेक्ट कर रही हैं। तो हमारी न्यूरोसाइकोलॉजी में जो एनाटॉमी, जो हमारे फंक्शंस ऑफ द ब्रेन है, हमारा नर्वस सिस्टम है, वो किस तरह हमारे ह्यूमन माइंड को इफेक्ट कर रहा है, ह्यूमन माइंड के साथ साथ हमारे बिहेवियर को इफेक्ट कर रहा है, ये बेसिकली जी न्यूरोसाइकोलॉजी है। और इसकी अगर हम डेफिनेशन देख लें कि न्यूरोसाइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी दैट एम्स टू अंडरस्टैंड हाउ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द ब्रेन रिलेट टू स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस। किस तरह हमारे स्पेसिफिक रीजन ऑफ द ब्रेन हमारे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है। बेसिकली साइकोलॉजी जो है वो हमारी स्टडी ही ये है कि हमने साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, जो डिस्टर्ब फंक्शनिंग है, उनके रीजंस देखने हैं, उनकी क्योर फाइंड आउट करनी है, उनके सॉल्यूशंस देखने हैं। सॉल्यूशंस हम किस तरीके से देखेंगे? साइकियाट्रिस्ट देगा मेडिसिन के थ्रू, और जो साइकोलॉजिस्ट है वो देगा थेरेपिस्ट के थ्रू। तो हम अगर ये सारी चीजें अगर हमें क्लियर होंगी फील्ड के अंदर, आप अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की फील्ड में बात करें तो अगर हमें ये चीजें क्लियर होंगी, कोई बच्चा आ रहा है या कोई अडल्ट आ रहा है कि हमें ये सिम्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल वो स्किज़ोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम्स हमें शो कर रहा है, तो हम उस चीज को क्लैरिटी हमारे पास होगी कि अच्छा हो सकता है इसके अंदर डोपामिन की लेवल की जो कमी हो गई हो, उसकी वजह से उसके ये वाले सिम्टम्स जो हैं, नेगेटिव सिम्टम्स वो शो कर रहा है, उसका मूड खराब है, उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, या अगर पॉजिटिव सिम्टम जैसे कि डिल्यूजन हो गए, हेलुसिनेशंस हो गए। मैंने आपको एक इजी एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया की दी है क्योंकि ये कंपैरेटिवली वो डिसऑर्डर है जो कि इसको डायग्नोज करना इतना मुश्किल नहीं है जितना दूसरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करना मुश्किल है। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो इतने अब्रप्ट होते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि ये चीज फौरन आइडेंटिफाई हो जाती है। और सब पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दी कि किस तरह हमारी पर्सनालिटी की कौन सी टाइप है वो हमारी इवन विजन को इफेक्ट कर रही है। हमारे रेटिना के अंदर उसने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी है अगर वो टाइप ए पर्सनालिटी है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहता है हर वक्त। तो ये सारी चीजें हम अंडरस्टैंड करेंगे तो वो हम कैपेबल हो सकेंगे कि हम, अगर हम क्लिनिकल सेटिंग की बात करें तो हम क्लाइंट को अच्छे से समझ सकें, क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझ सकें, और फिर उस पे हम लोग, अगर हम उस चीज को थेरेपी के थ्रू डील करना चाह रहे हैं तो उसके थ्रू कर सकें, नहीं तो किसी साइकियाट्रिस्ट को रेफर करता है। ये सारी असेसमेंट एंड डायग्नोसिस में चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेजरली जो हॉलमार्क है वो असेसमेंट ही होता है साइकोलॉजिस्ट का, कि किस तरह उसने डायग्नोज करना है और कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो उसको फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द डायग्नोसिस प्रोसेस। ये सारी चीजें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब देखें, ये बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ द बिहेवियर भी इसको कहा जाता है, इस कोर्स को, या न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ द बिहेवियर, बीएनएस जिसे कहते हैं। अब ये देखें ये फील्ड क्या है। ठीक है, ये आपने देखा होगा इवन जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है, डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस जो कर रहे होते हैं, उनके कोर्स के अंदर भी ये सब्जेक्ट इंक्लूड होता है, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ द बिहेवियर। और वो क्यों इंक्लूड होता है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है इन कोर्स के अंदर, और वो है क्या बेसिकली, वो हम डिस्कस करते हैं जरा। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ द बिहेवियर अगर हम देखें तो ये साइकोलॉजी की वो फील्ड है जो कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स देखती है, जो कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स देखती है जो किसी इंसान के बिहेवियर को इफेक्ट कर रहे हैं। It is a field of study in psychology that explore the ways in which biological factors impact the behavior. इसमें क्या क्या चीजें include है? It includes the investigation, the roles that genetics, hormones, nervous system, हमारे neurotransmitters, वो किस तरह शेप करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को। और इसीलिए इस
सब्जेक्ट को ऐड किया गया है एमबीबीएस वालों के सिलेबस में, या फिजियोथेरापिस्ट के सिलेबस में भी इस चीज को ऐड किया गया कि जब उनके पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो वो ये देखें कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर या कौन सी हार्मोन लेवल या किस तरह जेनेटिकली उस पर्सन के अंदर वो एक चीज है या एक प्रॉब्लम या जिसको हम कहें डिसफंक्शनिंग है, मेल फंक्शनिंग है, उस फंक्शनिंग की वजह से उसका बिहेवियर डिस्टर्ब हो रहा है, उस फंक्शनिंग की वजह से उसके बिहेवियर में अब नॉर्मेलिटी या डेविएंस आ गई है। तो इस चीज को स्टडी करने के लिए ये सिलेबस, ये कोर्स डिजाइन किया गया है डिफरेंट फील्ड्स ऑफ द स्टडी में। अच्छा जी, अब न्यूरोसाइकोलॉजी, आई एम श्योर न्यूरोसाइकोलॉजी या बायोलॉजिकल ऑफ द बेसिस ऑफ द बिहेवियर अगर कोई आपसे पूछे तो कल को आपको पता हो लेमैन लैंग्वेज में कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट दिस कोर्स इज ऑल अबाउट। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यूरोसाइकोलॉजी की, इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यूरोसाइकोलॉजी या इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत क्लियर है। क्यों क्लियर है कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी की जो अनाटमी है वो किस तरह इफेक्ट करेगी हमारे बिहेवियर को, हमारे माइंड को, हमारी थिंकिंग को, हमारी कोग्निशन को, हमारी परसेप्शन को। ये सारी चीजें हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला भी यही पॉइंट है कि एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप। क्या क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है ब्रेन एंड बिहेवियर का। वो अब हम आगे हिस्ट्री में आपको मैं कुछ एक दो चीजें बताऊंगी किसने सबसे पहले ये ब्रेन एंड बिहेवियर के रिलेशनशिप की बात की। इस चीज को ये सब्जेक्ट जो है वो कवर करता है। क्लिनिकल एप्लीकेशंस हैं, मैंने अभी आपको बताया कि क्लिनिकल एप्लीकेशन अगर आप क्लिनिकल सेटिंग में काम कर रहे हैं, इधर योर डॉक्टर, इधर योर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और इधर योर साइकियाट्रिस्ट, तो उसमें आपको डायग्नोसिस में बहुत हेल्प आउट होती है कि आप जो पर्सन आ रहा है उसके कुछ इस तरह के हार्मोनल लेवल्स या फिर उसकी हिस्ट्री के थ्रू आपको पता चले कि उसमें ये चीजें डिस्टर्ब हैं, उसकी फंक्शनिंग, उसकी बायोलॉजिकल फंक्शन में ये चीजें डिस्टर्ब हैं, जेनेटिकली वो चीज है तो उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है। ये चीज क्लिनिकल एप्लीकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के अंदर। देन कोग्निटिव एंड इमोशनल इंसाइट के लिए जी ये कोर्स इंपॉर्टेंट है। न्यूरोसाइकोलॉजी बेसिकली हमारी इमोशनल इंसाइट भी देता है, किस तरह हमारे इमोशंस जो है वो इफेक्ट करते हैं बिहेवियर को। कौन कौन से ऐसे ब्रेन के रीजन्स हैं जो इमोशंस प्रोड्यूस करते हैं या हमारे इमोशंस को इफेक्ट करता है, और कौन से पॉजिटिव इमोशंस को करता है, कौन से नेगेटिव इमोशंस को करता है, ये चीज हम इसमें ओवरऑल कवर करेंगे। देन लीगल एंड एथिकल इम्प्लीकेशंस हैं जो हम आगे अभी इसी लेक्चर में कवर करेंगे। एडवांसमेंट इन द न्यूरोसाइंस है, न्यूरोसाइंस में कौन कौन सी एडवांसमेंट है वो इस कोर्स को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गेम शुरू हुई थी वो 19th सेंचुरी से शुरू हुई और 21st सेंचुरी तक कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से ऐसे टेस्ट एडवांसमेंट न्यूरोसाइंस में आ गई है जिसकी वजह से इंसान के ब्रेन को या इंसान की जो फंक्शनिंग है उस चीज को स्टडी करके उसके रीजंस, उसकी हिस्ट्री जो है वो फाइंड आउट कर सके। ये थी जी इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी या सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी। न्यूरोसाइकोलॉजी की डेफिनेशन हमने देख ली, उसकी सिग्निफिकेंस देख ली, अब हम देखेंगे उसके ओवरव्यू ऑफ द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन न्यूरोसाइकोलॉजी, या फिर हम देखेंगे उसकी टाइमलाइन। इसको हम टाइमलाइन भी कह सकते हैं। टाइमलाइन में हमारे पास जो है वो उसकी ओवरऑल एक हिस्ट्री है। न्यूरोसाइकोलॉजी की जो फील्ड है वो कहाँ से शुरू हुई और कौन से फिलोसोफर्स ने इस पे ज्यादा काम किया हुआ है ये हम देखेंगे। इसकी जो ओरिजिन है ना न्यूरोसाइकोलॉजी का वो बेसिकली हिप्पोक्रेट्स से स्टार्ट होता है। वन ऑफ द फेमस फिलोसोफर है हिप्पोक्रेट्स, इसने स्टार्ट किया था। इसने 4 किस्म के फ्लूइड बताए, ह्यूमन बॉडी में 4 किस्म के फ्लूइड होते हैं जो कि उसकी पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है। और वो फ्लूइड कौन कौन से हैं आप लोगों ने पढ़े होंगे या नहीं पढ़े, तो लेट मी टेल यू के जो बॉडी फ्लूइड्स में मेलांकोलिक मैम कौन कौन बताएं। से। जी जी बच्चे। मैम रेड बाइल, येलो बाइल और एक ब्लू यस बाइल यस था और एक और उसका नाम एल्गम एंड ब्लड। यस एल्गम एंड ब्लड। यस। सो ये 4 फ्लूइड जो है हिप्पोक्रेट्स के अकॉर्डिंगली हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। जो मेलांकोलिक है उसके अकॉर्डिंगली वो कौन से इमोशन से गुजरता है पर्सन। उसने कहा जी मेलांकोलिक वो पर्सन होता है जो थॉटफुल होता है, जो सीरियस होता है, जो एंग्शियस होता है। और कॉलरिक वो होता है जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, इम्पल्सिव होता है, हिस्ट्रोनिक होता है।
इसी तरह सेंगुइन की बात है, जो बहुत ज्यादा प्लेफुल होता है, इजी गोइंग होता है। और फ्लेगमेटिक उस पर्सन को कहा जाता है जो बहुत ज्यादा काम, स्टेट फॉर कंट्रोल्ड होता है, जिसको हम कहते हैं ये बड़ा कंपोज्ड पर्सन है। ये बेसिकली इन चारों फ्लूइड्स के या इन चारों पर्सनालिटी, इन फ्लूइड्स की वजह से इन पर्सनालिटीज पे क्या इम्पैक्ट आता है, इस चीज को बताने का मकसद ये है कि किस तरह हिप्पोक्रेट्स ने रिलेट किया कि आपकी बायोलॉजी, आपकी ह्यूमन के जो अंदर फ्लूइड्स है या ह्यूमन की जो अनाटॉमी है वो किस तरह आपकी पर्सनालिटी को इफेक्ट कर रही है। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फिलोसोफर जिसने इस चीज को रिलेट किया था। इससे आगे गैलन ने भी यही बात की कि ह्यूमन की जो बॉडी है वो इफेक्ट करती है ह्यूमन के बिहेवियर को या उसकी मेंटल फंक्शनिंग को। इसलिए जो साइकोलॉजी का ओरिजिनेट है या साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी का ओरिजिनेट है, इन दो फिलोसोफर्स को कहा जाता है कि इन दोनों ने इसमें स्टेप रखा, पहला कदम रखा न्यूरोसाइकोलॉजी की फील्ड के अंदर। इनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो ब्रेन है उसका बहुत ज्यादा रोल है आपकी मेंटल फंक्शनिंग के अंदर। तो रेनाइसेंस पीरियड के अंदर भी देखें तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एनहांस हुई, इस पे बात की गई, लेकिन जो एक रिसर्च है वो लिमिटेड थी ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और उस लिमिटेशन की वजह से जो रीजंस हैं वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे फिलोसोफर्स या साइंटिस्ट। 19th सेंचुरी को इसीलिए कहा जाता है कि जो जिस सेंचुरी में न्यूरोसाइकोलॉजी का आगाज हुआ, बेसिकली फॉर्मली जिसको कहा जाता है, वो 19th सेंचुरी है। 19th सेंचुरी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स ने फिरोनोलॉजी की स्टडी है, ठीक है, ह्यूमन स्कल की स्टडी स्टार्ट हुई। ह्यूमन स्कल की स्टडी के थ्रू बहुत सारी चीजें जो है वो रिवील की गई। और वो ये जो सारी चीजें फिरोनोलॉजी है ये हम डिस्कस करेंगे अपने थर्ड लेक्चर में, जिसमें हम इसको थॉरली इसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे कि किसने फिरोनोलॉजी को स्टडी किया और उसने क्या किया, इस ह्यूमन स्कल के बारे में सारी बातें कही। देन अगेन लोकलाइजेशन ऑफ द ब्रेन फंक्शंस की अगर बात करें, लोकलाइजेशन ये है कि जो स्प्लिट ब्रेन्स है आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग में वो किस तरह इफेक्ट करता है। जो पॉल ब्रोका और कॉल वर्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो नेम्स हैं न्यूरोसाइकोलॉजी के अंदर, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये लैंग्वेज के इन्होंने बात की थी। पॉल ब्रोका, ब्रोका एरिया जो ब्रेन का रीजन है, ब्रोका एरिया जो कि लैंग्वेज प्रोडक्शन करता है, इसके लिए फेमस है। इसने इस चीज पे काम किया और इसलिए उस रीजन को कहा जाता है ब्रोकाज एरिया। और कॉल वर्निक ने जो है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का फिनोमेना डिस्कवर किया कि जो वर्निक एरिया है ब्रेन का वो इफेक्ट करता है आपकी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। वो डिफाइन करता है कि आप किस तरह अपनी लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो, किसी भी लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो। और जो ब्रोका एरिया है वो डिफाइन करेगा कि यू विल प्रोड्यूस द लैंग्वेज ब्रेन के। ये सर्टेन रीजन्स को और सर्टेन रीजन्स को डिस्कवर किया गया, और ये 19th सेंचुरी की मेजर जो है इन्वेंशन थी। और मेजर इन्वेंशन इस लिहाज से थी कि इससे ये पता चला कि आपकी एनाटॉमी, आपकी जो आपका फिगर है या आपकी जो बायोलॉजी है वो किस तरह ह्यूमन की साइकी या ह्यूमन की फंक्शनिंग को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो लैंग्वेज के काम के बाद जो मेजर काम स्टार्ट हुआ जिसको हम रिसर्च भी कहते हैं, न्यूरोसाइकोलॉजी की रिसर्च। बाकी तो रिसर्च अप्लाइड में डिफरेंट मानी जाती है, जो कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव होती है, लेकिन जो न्यूरोसाइकोलॉजी की रिसर्च है उसको हम कहते हैं कि न्यूरोसाइकोलॉजी की रिसर्च और असेसमेंट मेथड्स। 20th सेंचुरी के अंदर ये मेथड स्टार्ट हुए, न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स, ईईजी, सीटी स्कैन। इनके थ्रू क्या किया गया कि ब्रेन की इमेजेस क्रिएट की गई जिसके थ्रू फिर उसको स्टडी किया गया। और ये एक मेजर जो है इन्वेंशन थी 20th सेंचुरी की, जिसके थ्रू एडवांसमेंट शुरू हो गई, डिफरेंट प्रोसीजर्स आना शुरू हो गए, डिफरेंट डिजीजेस को ट्रीट करना शुरू किया गया और डिफरेंट किस्म की मेडिसिन आना शुरू हो गई। फार्माकोलॉजी में एडवांसमेंट्स आ गई। क्यों? क्योंकि हमें रीजन पता चलना शुरू हो गया डिफरेंट। अब हम देख सकते हैं कि ब्रेन का कौन सा रीजन छोटा है अगर तो ये प्रॉब्लम आएगा, अगर बड़ा है तो ये प्रॉब्लम आएगा, अगर उस लोब के अंदर ये कमी है तो एग्जैक्टली फंक्शन जो है वो पर्सन नहीं परफॉर्म कर सकेगा। तो न्यूरोलॉजिस्ट के लिए ये चीजें करना आसान हो गई और उनके लिए रीजंस फाइंड आउट करना जो है वो आसान हो गया और ट्रीटमेंट्स प्लान करने लग गए, इंटरवेंशंस आने लग गई, फार्माकोलॉजी एनहांस हो गई। इस तरीके से ये जो लिंकेज ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशंस है वो स्टार्ट हो गया और वो ब्रॉड होता गया। और अगर हम देखें आज के दौर में
तो सीटी स्कैन्स या इवन 21st सेंचुरी में देखी जाए तो 21st सेंचुरी में और एडवांसमेंट आई न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स में। न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स में कौन कौन सी एडवांसमेंट आई, वो है एफएमआरआई और पीईटी स्कैन। इन स्कैनर्स के थ्रू क्या किया जाता है कि ये ज्यादा क्लियर इमेज देते हैं, ये एक बिल्कुल एक क्लोजअप देते हैं इंसान के ब्रेन का, कि जिसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सके कि किसमें प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन क्रिएट किया जा सकता है। तो 21st सेंचुरी में ये चीजें और एडवांस होना शुरू हो गई हैं। इसीलिए इसकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है स्केल्स की या रिसर्च मेथड्स की, वो भी ज्यादा हो गई है। हर पर्सन की, जिसने भी जो भी ट्रीटमेंट लेना है, अगर ब्रेन इंजरी हुई है तो उसका सबसे पहले इस तरह के टेस्ट कराए जाते हैं ताकि पता चले कोई मेजर इफेक्ट तो नहीं हो गया, मेजर डिस्टर्बेंस तो नहीं हो गई ब्रेन की। इसीलिए न्यूरोसाइकोलॉजी में डायग्नोसिस की और जो न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लान्स हैं उनकी बहुत अहमियत है। और रिहेबिलिटेशन में ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है, अगेन अगर हम देखें कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमारे ब्रेन और बिहेवियर में बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है। ये वो मिस्ट्री थी जो इन फिलोसोफर्स और साइकोलॉजिस्ट ने सॉर्ट आउट करना शुरू की। ठीक है, ये उस रस्सी को जैसे कहते हैं ना खोलना शुरू किया। तो इस खोलते खोलते अब इतनी चीजें इन्वेंट हो चुकी हैं कि अब न्यूरोसाइकोलॉजी की फील्ड को वन ऑफ द फादरली फील्ड ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट फील्ड ऑफ साइकोलॉजी है ये। इससे हमारी कोग्निशन, हमारी थिंकिंग, हमारे थिंकिंग पैटर्न्स, हमारी परसेप्शन, हमारा माइंड किस तरह उस चीज को, हमारा ब्रेन इफेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से हमारी फंक्शनिंग इफेक्ट हो रही है। तो ये सारी चीजें जी हमारी एक ओवरऑल हिस्ट्री थी, हिपोक्रेट्स से जो है उससे स्टार्ट हुई, और आज के टेस्ट आप देख लें कि आपके सामने है टेस्ट जो बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ गई है न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स में, यहाँ तक आ पहुंची है ये फील्ड। अब अगर हम बात करें न्यूरोसाइकोलॉजी की जो अहमियत है, उसकी हेल्थ केयर प्रोफेशन में क्या अहमियत है, क्यों आपके साइकोलॉजी को या बिहेवियरल पर्सपेक्टिव को जो है कोर्सेज में इंक्लूड किया जाता है, एमबीबीएस के या फिजियोथेरेपिस्ट के कोर्सेज में इंक्लूड किया जाता है, वो अब हम देखेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है। एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी के किन किन जगहों पे ये चीजें इफेक्ट और हेल्प करती हैं डॉक्टर्स को और डिफरेंट जो हेल्थ केयर प्रोफेशंस हैं उनको, इन चीजों को असेसमेंट के लिए और ट्रीटमेंट प्लानिंग में किस तरह इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले देखें जी डायग्नोसिस एंड असेसमेंट टूल्स। डायग्नोसिस एंड असेसमेंट टूल्स में किस तरह न्यूरोसाइकोलॉजी इफेक्ट कर रही है, जरा इस चीज को देखते हैं। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट जो है ये बेसिकली डॉक्टर को क्या प्रोवाइड करती हैं ताकि वो पेशेंट की कोग्निटिव, उसकी इमोशनल और उसकी बिहेवियरल फंक्शनिंग को देख सके, और वो किस तरह देख सके और वो क्यों देखे का मतलब ये है कि वो डायग्नोसिस देना चाह रहा है कि इधर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इधर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। उनको डिफाइन करने के लिए उसको ये सारी चीजें, ये सारे टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं डायग्नोसिस में। देन अगेन अगर डायग्नोसिस में हेल्प करें तो ट्रीटमेंट में भी हेल्प करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द कोग्निटिव एंड इमोशनल फंक्शनिंग ऑफ पेशेंट थ्रू न्यूरोसाइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, वो किस तरह जी डॉक्टर क्या टेलर कर सकता है डिफरेंट इंटरवेंशंस को, मेडिकेशन देने में उनकी हेल्प हो सकती है, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स जो उसने डिजाइन करने हैं उसमें हेल्प हो जाती है। अगर उसको डोमेन पता चल भी गया है कि इस पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया है या इस पर्सन का ये वाला हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर इस टाइम पे डिस्टर्ब है, तो उसके लिए कितना फिजिबल है कि वो फौरन बैठे ही उसको मेडिसिन जो है वो दे सकता है, मेडिसिन रिकमेंड कर सकता है। उसको इसके कोई इमोशनल डेफिसिट्स का पता चला है, वो डिफरेंट इमोशंस जो हैं उसके खराब जा रहे हैं, या कोई इस तरह की कोग्निटिव फंक्शनिंग जो है, उसकी मेमोरी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, तो वो डॉक्टर्स के लिए इजी है इन टेस्ट के थ्रू इवैल्यूएशन करना और उस इवैल्यूएशन के थ्रू फिर ट्रीटमेंट प्लान करना। अगेन मेडिकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प देता है, आपने कौन सी मेडिकेशन देनी है कौन सी नहीं देनी ये पता चलता है। रिहैबिलिटेशन में हेल्प होती है, रिहैबिलिटेशन में इस तरह हेल्प है कि डॉक्टर डिजाइन कर सकता है पेशेंट को कि उसको इधर कोग्निटिव एड चाहिए या इमोशनल एड चाहिए ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके। ठीक है, प्रोग्नोसिस एंड प्रिडिक्टिव जो रिकवरी है उसमें हेल्प हो सकती है। रिसर्च एंड एडवांसमेंट ये बहुत मेजर पोर्शन है, रिसर्च एंड एडवांसमेंट जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल
रिसर्च है वो कंट्रीब्यूट करी है कि अब डॉक्टर्स जो हैं वो इस चीज को स्टडी करें कि कौन सी ऐसी ब्रेन के रीजन्स हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं आपकी साइकोलॉजी को या आपके ट्रीटमेंट को या आपके बिहेवियर। और अगेन वही बात के जो चीजें जो ब्रेन के रीजन्स हैं या टाइप पर्सनालिटी की कौन सी है वो किस तरह अफेक्ट करेगी, ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलती हैं? ये रिसर्च के थ्रू पता चलती है ना। रिसर्च होती है तो हमें सारी चीजें हमारे सामने खुल के आती हैं कि अच्छा इसके ये रीजंस भी हो सकते हैं। तो न्यूरोसाइकोलॉजी की जो रिसर्च है वो डॉक्टर्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उनको रिलेशनशिप पता चल सके कि उसका बिहेवियर के साथ उसका मेंटल फंक्शनिंग के साथ क्या रिलेशनशिप है। फिर ये इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन क्रिएट करता है, इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स के साथ मीटिंग्स होनी चाहिए जिसमें प्रोवाइड करनी चाहिए इनसाइड डॉक्टर्स को और जो भी टीम मेंबर्स हैं ताकि वो एक वेल इन्फॉर्म डिसीजन जो है पेशेंट के लिए कर सकें जो उसकी बेहतरी के लिए उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग को इनहांस कर सकें। Then legal and ethical implications हैं, doctors may be involved in legal and ethical decisions related to patient capacity to make decision। तो आप अगर डॉक्टर को ये चीज ये हक दिया जाता है कि वो पेशेंट की जो डिसीजन मेकिंग है या उसकी जो ट्रीटमेंट प्लान है उसको देख सके, तो उसको इन चीजों का असेसमेंट के जो मेथड्स हैं इन चीजों का पता होगा तो वो कर सकेगा और वो एथिकली कर सकेगा। अगर वो उस चीज का नो हाउ नहीं रखता तो उसके लिए वो चीजें करना डिफिकल्ट या चैलेंज हो सकता है। पेशेंट एंड फैमिली सपोर्ट, पेशेंट को किस तरह इन्फॉर्म करना है, ये सारी चीजें बहुत हेल्प देती हैं न्यूरोसाइकोलॉजी के प्रोफेशन को पढ़ने के बाद या न्यूरोसाइकोलॉजी के कोर्स को पढ़ने के बाद। तो अगर हम इसके ओवरऑल बात करें जी, हमने ये सारी चीजें कवर कर ली। मेडिकल फील्ड में इसकी क्या इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पीपीएससी के लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें हमारी इसमें कवर हो गई हैं। रिसर्च के लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है वो भी हम एक लेक्चर अपना एक रखेंगे जिसमें हम सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजीज देखेंगे, कुछ रिसर्चेस, इवन हम आर्टिकल्स देखेंगे कि वो जो ग्लोबल रिसर्च है वो किस तरफ मूव कर रही है न्यूरोसाइकोलॉजी के कोर्स के अंदर। सो ये जी बेसिकली एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन है, एक आपकी ओवरव्यू है आउटलाइन का। और आपको सर्टेन रूल्स भी मैंने बता दिए कि किस किस तरीके से आपको ये इंस्टीट्यूट या मेरा ये कोर्स है आपको बेनिफिट दे सकता है, और जो डेमो क्लास वाले हैं वो क्यों ये लें और उनके लिए किस तरह बेनिफिट हो सकता है, ये चीज में मैंने आपको इलेबोरेट कर दी। तो आई होप सारी क्वेरीज आपकी हो गई होंगी। अगर कोई क्वेरी है तो आपके पास 5 मिनट्स हैं, आप लोग अपना माइक ऑन करके या चैट बॉक्स में मुझे सेंड करके मैसेज मुझसे पूछ सकते हैं। So the ball is in your court now. Any question, please? हेलो। Yes. But you ask the question. Yes, somebody said hello. हेलो वन। आप लोगों को इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, सर्टिफिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आउटलाइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। 5 मिनट्स हैं आप लोगों के पास। यस इकरा फातिमा, वालेकुम अस्सलाम। हेलो मैम, ये एक क्वेश्चन है।